मेरा नाम पूर्वी है। मेरी उम्र 35 साल थी। मैं बहुत ज्यादा मोटी थी और मेरा वेट लगभग 90 किलो हो गया था। मोटापे की वजह से मुझसे कोई भी शादी नहीं करता था। एक दिन मेरी चाची ने मुझे खास दवाई दी और कहने लगी कि हर रात इस दवा की 10 बूंदें अपने पेट पे लगा लेना। इससे तुम्हारे शरीर की सारी चर्बी खत्म हो जाएगी। और इसी तरह से मैंने वो दवाई अपने पेट पे लगा ली। दवाई पेट पे लगाते ही मुझे अपना होश नहीं रहता था। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि मैं दिन ब दिन कमजोर होती चली जा रही थी और मेरा वेट धीरे धीरे कम हो रहा था। एक दिन मुझे कुछ शक हुआ तो मैंने छुपकर अपने कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया और उसके बाद दवाई लगाई और फिर सो गई। जब सुबह उठकर मैंने कैमरे की फुटेज देखी तो मेरे पैरों तले से जमीन निकलकर रह गई थी। मैं अपने घर की सबसे बड़ी बेटी थी और अभी तक मेरी शादी नहीं हो पाई थी क्योंकि मेरा वेट बहुत ज्यादा था। मेरे लिए जहां से भी रिश्ता आता था, लड़के वाले मेरा वजन देख के रिश्ते के लिए इनकार करके वापस चले जाते थे। अब तो मेरा दिल टूटने लगा था क्योंकि मेरी उम्र काफी हो गई थी और मेरे चेहरे पे धीरे धीरे झुर्रियां भी आने लगी थी। झुर्रियां इसीलिए आ रही थी क्योंकि मैं अपने मोटापे की वजह से बहुत ज्यादा टेंशन लेने लगी थी और फिर ऊपर से इस मोटापे के कारण मेरी शादी भी नहीं हो पा रही थी। मुझसे छोटी मेरी 5 बहनों की शादी हो गई थी और हम 6 बहनों का इकलौता भाई था, उसकी भी शादी हो गई थी। मैं अपने परिवार में सबसे बड़ी थी और अभी तक कुंवारी बैठी हुई थी। मैं अपने मोटापे को कम करने के लिए काफी सारे ट्रीटमेंट भी करने लगी थी। जो मुझे जिस किसी डॉक्टर के बारे में बताता मैं वही कर लिया करती थी, या फिर किसी हकीम के बारे में बताता या किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के बारे में। वो हर काम मैं कर चुकी थी जिससे मेरा मोटापा कम होता, मगर कुछ भी काम नहीं आया था। उन्हीं दिनों मेरी माँ ने लड़की देखकर मेरे छोटे भाई की शादी भी कर दी थी क्योंकि मेरी वजह से मेरे छोटे भाई की शादी में बहुत रुकावटें आ रही थीं और मेरा भाई अब मुझे भला बुरा कहने लगा था क्योंकि लड़की वाले अगर हमारे घर भाई को देखने आते तो कोई तो ये भी कह देता कि जिनकी बड़ी बहनों की शादी नहीं होती वो अपने भाई की शादीशुदा जिंदगी में बहुत इंटरफेयर करती हैं, जिस वजह से पति पत्नी में झगड़ा होता रहता है। ये बातें कहकर भी लोग रिश्ता खत्म करके चले जाते थे और मेरी माँ को लगता था कि बेटी की शादी तो फिर हो जाएगी, बेटी की शादी कर देती हूँ, अगर बहू आ जाएगी तो कोई ना कोई नया रिश्ता हाथ आ ही जाएगा। फिर जैसे तैसे एक दिन मेरे भाई का रिश्ता लग ही गया। जब हमारी भाभी घर आई तो मैं उन्हें देखती रह गई थी क्योंकि मेरी भाभी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और स्मार्ट गोरी चिट्टी लड़की थी। उसे देखकर मैं बहुत खुश हुई थी, लेकिन मुझे उसे देखकर बहुत गिल्टी फील हो रहा था। मेरे पिता 2 भाई थे। हम दोनों अपने दादा दादी के घर में रहते थे, जो कि हमारे पिता का भी घर था, और हमारे घर में एक कमरा चाचा चाची का भी बना हुआ था। चाचा दूसरे शहर में नौकरी करते थे, इसीलिए चाची भी उनके साथ दूसरे शहर में ही रहती थी। मेरे चाचा चाची की शादी को 1 साल हो गया था और चाचा की शादी के 1 महीने के बाद ही चाचा अपने साथ चाची को, जहाँ वे नौकरी करते थे, उस शहर में लेकर चले गए और वहीं पर शिफ्ट हो गए थे। मेरी चाची बहुत खूबसूरत और पतली सी थी। अब कुछ दिनों पहले उनका फोन आया था कि वो लोग हमारे घर पे दोबारा से शिफ्ट होने के लिए आ रहे थे, इसीलिए हमने उनका रूम खोलकर उनके रूम की अच्छी तरह से सफाई कर दी थी। 10 दिन के बाद वो लोग अपने कमरे में रहने के लिए आ रहे थे। जब चाची घर आई तो मैंने देखा कि चाची पहले से भी ज्यादा स्मार्ट हो गई हैं। मैं उनकी खूबसूरती और स्मार्टनेस का राज जानना चाहती थी क्योंकि चाची मुंबई जैसे शहर में रहकर आई थी और वहाँ के सारे लड़के लड़कियां बहुत स्मार्ट और फिट होते हैं। चाची 1 महीने की ही दुल्हन थी जब अपने पति के साथ मुंबई में शिफ्ट हो गई थी, इसीलिए हमारी उनसे ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई थी। हाँ, फोन पे कभी कभी हमारी बात होती रहती थी। कुछ ही दिन गुजरे थे, चाचा चाची दोनों ही अब हमारे घर पे शिफ्ट हो गए थे और अब चाचा का दोबारा से मुंबई जाने का कोई इरादा नहीं था। मेरी चाची का मायका जयपुर का ही था। हम सब लोग जयपुर में ही रहते थे। चाचा चाची की लव मैरिज हुई थी और उन्होंने अपने शहर की लड़की से ही शादी कर ली थी।
कुछ ही दिन गुजरे थे कि मेरी चाची के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। भाभी तो मुझसे कम ही बात करती थी। कहने को तो भाभी भी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन ना जाने वो अपने किस घमंड में रहती थी। मुझसे तो वो बिल्कुल भी बात करना पसंद ही नहीं करती थी। लेकिन चाची की आदत बहुत अच्छी थी और उन्होंने मुझसे धीरे धीरे दोस्ती कर ली थी। पर हम दोनों की दोस्ती काफी हद तक बढ़ गई थी। मैं हमेशा बस चाची से मुंबई की बातें पूछती रहती और उनकी फिटनेस का राज जानना चाहती थी। अब चाची मुझसे कहती कि तुम जल्दी से शादी कर लो। मैं चाची से पूछती कि मैं शादी कैसे कर लूं? मेरे पास तो ना ही आप जैसी खूबसूरती है और ना ही स्मार्टनेस। मेरा वेट ऐसा है कि कोई भी मुझे नजर तक उठाकर नहीं देखता। चाची कहने लगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारा सारा ट्रीटमेंट करवा दूंगी। मैंने चाची को हैरान होकर देखा कि चाची मेरा इलाज कैसे करेगी। चाची कहने लगी कि तुम अभी मेरे साथ डॉक्टर के क्लिनिक पर चलो। मैं यहाँ पे एक बहुत अच्छे डॉक्टर को जानती हूँ। मैंने चाची की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि आज पहली बार किसी ने मुझे डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए कहा था। वरना सब लोग यही कहते कि तुम खाना बहुत खाती हो, इसीलिए बहुत ज्यादा मोटी हो रही हो और थोड़ी डाइट कर लो तो ठीक हो जाओगी। लेकिन चाची मुझे बड़ी खामोशी के साथ घर से बाहर लेकर चली गईं और उन्होंने फिर एक ऑटो रोका और उन्होंने मुझे फिर ऑटो में बैठने के लिए कहा। उसके बाद वो कहने लगी, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। मैं बहुत खुशी खुशी चाची के साथ ऑटो पे बैठ गई। लगभग 15 मिनट का रास्ता तय करने के बाद एक बड़े से क्लिनिक के सामने हम लोग पहुंच गए थे। मगर मुझे बहुत ज्यादा हैरत हो रही थी कि इस क्लिनिक के आगे कोई भी बोर्ड वगैरह तो लगा हुआ ही नहीं था और ना ही क्लिनिक में कोई ज्यादा लोग थे। मेरे जैसे कुछ 2-3 औरतें ही वहां पे बाहर बैठी हुई थीं और उन औरतों के चेहरे पे बड़े बड़े दाग धब्बे मौजूद थे, जिनको देखकर मुझे अपना मोटापा काफी बेहतर लग रहा था, क्योंकि उनकी कंडीशन तो मुझसे भी ज्यादा खराब थी। थोड़ी देर के बाद एक लड़की अंदर आई। वो उन सब औरतों को देखने लगी जो उस कमरे में बैठी हुई थी। फिर जब उस लड़की की नजर मुझ पे पड़ी तो उसने बड़े अजीब से अंदाज में मुस्कुराते हुए मेरी चाची को इशारा किया। चाची ने भी उसे इशारों इशारों में कुछ कहा और मुझे लेकर बाहर चली आई थी। वो औरत मुझे देखकर बहुत खुश हुई। चाची ने मुझसे कहा, ये औरत तुमसे जो भी पूछे तुम उसके बारे में सीधा सीधा जवाब दे देना और यही लड़की तुम्हें बड़ी डॉक्टर के पास लेकर जाएगी, जिससे तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मुझे क्या पता था कि अब मेरी किस्मत बदलने वाली है और अपनी चाची पर भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली है। वो लड़की मुझे अपने साथ कमरे में लेकर गई। वहां पर भी चाची मौजूद नहीं थी। वो लड़की मुझसे कहने लगी, तुम्हारे मोटापे का वेट करना पड़ेगा और पता लगाना पड़ेगा कि तुम्हारे शरीर में कितना पानी है और चर्बी कितनी है। तुम इस बेड पे लेट जाओ और मैं मशीन लेकर आती हूँ। मैं बहुत हैरान हुई थी, लेकिन चाची ने मुझसे कहा था कि चुपचाप इस औरत की बात मान लेना, जैसा ये कहे वैसा ही करती रहना, ऐसा ना हो कि बाद में कोई परेशानी हो जाए। मैं फौरन ही उस लड़की के कहने के मुताबिक आंखें बंद करके बेड पर लेट गई। इसके बाद मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ क्या हुआ था। कुछ ही देर गुजरी थी कि मुझे हल्की सी आवाजें आने लगी। शायद वो औरत कमरे में आई थी। बस फिर क्या था, मेरी आंखों पे किसी ने पट्टी बांध दी थी। मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि चाची भी उस टाइम मेरे पास नहीं थी। पट्टी बांधने के बाद मुझे कुछ पता ही नहीं चला था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा ही अंधेरा छा गया था। जब मेरी पट्टी खुली तो मैं बिल्कुल वैसी की वैसी ही थी। मुझे तो कोई भी बदलाव नहीं आया था और ट्रीटमेंट लगभग उन्होंने 20 मिनट तक किया था, लेकिन मुझे अपने पूरे शरीर में खुजली सी महसूस हो रही थी। मैंने उस औरत से पूछा कि ये क्या था और मुझे खुजली क्यों महसूस हो रही है, मेरे साथ क्या किया है तुम लोगों ने। वो कहने लगी कि मैंने तुम्हारा अल्ट्रासाउंड किया है और हम इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है। अल्ट्रासाउंड को लेकर मेरे दिमाग में अलग अलग तरह की बातें घूमने लगी थीं। अल्ट्रासाउंड तो प्रेग्नेंट लेडीजों का किया जाता है,
जिनका कोई बच्चा पैदा होने वाला हो, या फिर अल्ट्रासाउंड के लिए पेट पर एक गाढ़ा गाढ़ा सा लिक्विड लगाया जाता है और अल्ट्रासाउंड करने की मशीन भी दूसरी होती है। इस औरत ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया था। फिर ये किस तरीके का अल्ट्रासाउंड किया जा रहा था जो बिना देखे हो गया? मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। फिर वो मुझे अपने सामने बिठाकर मुझसे बातें करने लगी और कहने लगी कि तुम्हें कब से मोटापा है और तुम कितना खाती हो। मेरी सारी बातों को जवाब का एक पेपर पर वो लिखती जा रही थी। यहाँ तक कि सारी डिटेल लेने के बाद उसने मुझसे कहा कि अब तुम बाहर जाओ और अपनी चाची को अंदर भेजो। मैं डरते डरते बाहर चली गई। मुझे पता नहीं था कि मेरा वजन कम भी हो पाएगा या नहीं। बाहर जाकर मैंने चाची से कहा कि आपको अंदर वो बुला रही है, तो चाची कमरे में चली गईं। मैं दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई थी तो मेरे कानों में चाची और उस औरत की बातें करने की आवाजें आने लगी थीं और तभी मुझे अंदर से हंसने की आवाज भी आई। तो मैं हैरान हो गई, क्या चाची इस औरत से जान पहचान भी कर चुकी है या वो पहले से ही उसे जानती थी, क्योंकि इन दोनों के हंसने की आवाजें बाहर तक आ रही थीं। फिलहाल मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। यहाँ पर तो मेरी चाची ही मेरा सब कुछ थी, क्योंकि इस क्लिनिक में मैं अपनी चाची के अलावा और किसी को भी नहीं जानती थी। चाची थोड़ी देर के बाद जब कमरे से बाहर आईं तो उनके चेहरे पर बिल्कुल खामोशी के एक्सप्रेशन छाए हुए थे। वो मुझसे कहने लगी, चलो जल्दी से घर चलो, अब काफी देर हो गई है, तुम्हारे चाचा भी आने वाले होंगे। चाची की इस जल्दबाजी को मैं समझ नहीं पाई थी। मैं उनके पीछे पीछे आ गई। चाची ने फौरन ही जाकर सड़क पे एक ऑटो किया और उसमें बैठ गई। सारे रास्ते चाची ने मुझसे कोई बात नहीं की। वो बड़ी खामोशी से और गुमसुम सी बैठी रही। शायद वो बात करने के लिए कोई बात सोच रही थी, लेकिन वो सारे रास्ते ही खामोश रही। कुछ देर के बाद हम अपने घर पहुंचे। चाची ने ऑटो वाले को पैसे दिए और वापस भेज दिया, लेकिन ऑटो वाला मुझे देखकर बड़े ही अफसोस भरी नजरों से देख रहा था। ऐसा लगता था कि जैसे उसे सब कुछ मालूम हो। शायद वो मुझे कुछ बताना चाहता हो। उसने एक बार मुझे आवाज भी दी, रुकिए बहन जी, बात सुनिए। तभी चाची ने उसे डांट कर वहां से भगा दिया। मैं बहुत परेशान हुई। मेरा दिल तो चाह रहा था कि मैं चाची से सारी बातें पूछूं, उनसे कहूं कि मैं चाचा को बता दूंगी, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। मेरा वजन बहुत ज्यादा हो गया था और अब वो ले दे के चाची ही मेरा इलाज करवाना था। जैसे ही हम घर के अंदर आए, चाची मुझे कुछ बताने के बजाय सीधा अपने कमरे के अंदर चली गईं। मैं भी उनके पीछे पीछे उनके कमरे की तरफ चली गई। शायद वो मुझे अब मेरे इलाज के बारे में कुछ बताएंगी, मगर उन्होंने अपने कमरे में जाते ही फौरन अपने कमरे का दरवाजा झट से बंद कर लिया और मैं पागलों की तरह खड़ी उनको देख रही थी। काफी देर तक मैंने उनके कमरे के दरवाजे के बाहर खड़े होकर उनका इंतजार किया, लेकिन चाची कमरे से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी और मेरे दिल में अजीब अजीब तरह के ख्याल आ रहे थे। न जाने चाची मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही थी। यही सब सोचते हुए मैं सीधा कमरे की तरफ आ गई। कुछ देर के बाद मेरी माँ ने मुझे आवाज लगाई और कहने लगी कि तुम्हारी चाची तुम्हें बुला रही है। मैं बाहर गई तो चाची बहुत खुश नजर आ रही थी और मेरे गले लगकर कहने लगी कि तुम मेरी भतीजी नहीं, बल्कि तुम मेरी दोस्त की तरह हो। मैं आज बहुत खुश हूँ, तुम्हारा इलाज तो हो ही जाएगा। चाची की ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी कि चलो अब मेरा इलाज शुरू हो जाएगा और मैं भी खूबसूरत और स्मार्ट दिखने लगूंगी। और चाची के चेहरे से भी खुशी भरे एक्सप्रेशन खूब झलक रहे थे। उन्होंने मुझे अपने पर्स से 20,000 रुपए निकाल कर खाने पीने के लिए दिए। मैं उनकी बात सुनकर हैरान हो गई और हैरानी से चाची से कहने लगी, चाची आप मेरा मोटापे का इलाज करवाने के लिए मुझे अपने साथ लेकर गई थी और अब मुझे खाने के लिए इतने ढेर सारे पैसे दे रही हो। क्या ये बात हुई? मेरी कुछ समझ में नहीं आया। मेरा ऐसे पूछने पे चाची खूब जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है। आज तो तुम अपनी मर्जी का खाओ पियो और कल से डाइटिंग करना और मैं तुम्हारे ट्रीटमेंट भी करवाऊंगी। और हाँ, उस लेडी डॉक्टर ने तुम्हारे लिए एक स्पेशल दवाई भी दी है।
इस दवाई से तुम 1-2 महीने में ही बिल्कुल पतली सी हो जाओगी और तुम्हारे पेट की चर्बी भी पिघल कर खत्म हो जाएगी, जिसके साथ साथ तुम्हारा वेट काफी कम हो जाएगा और तुम बिल्कुल फिट और स्मार्ट दिखने लगोगी। ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी और खुशी के मारे उछल उछल कर चाची से कहने लगी, क्या सच में मैं बिल्कुल फिट हो जाऊंगी? चाची कहने लगी, हाँ बिल्कुल, तुम बिल्कुल फिट हो जाओगी। मैंने चाची से कहा, मुझे तो लग रहा था कि उस डॉक्टर ने आपको कोई खतरे वाली बात बताई है। मुझे लगा शायद उसने आपको ये बताया कि मेरा कोई इलाज नहीं है और मेरा कहीं पर भी ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। मेरी बात सुनकर चाची जोर जोर से हंसने लगी और फिर उन्होंने बड़ी ही अजीब सी एक मुस्कुराहट जाहिर की और इसी मुस्कुराहट के साथ वो कहने लगी, तुम्हारा इलाज पॉसिबल है, थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है। चाची के ऐसे एक्सप्रेशन देखकर मैं फिर से खामोश हो गई थी। इस बातचीत के दौरान पता नहीं चला कि कब मेरा भाई भी घर पे आ गया था। उसके बाद हम पूरी फैमिली ने खूब एंजॉयमेंट किया और हम लोगों ने बाहर से खाना मंगवाया। चाचा चाची ने भी हमारे साथ ही खाना खाया था और उन सबके साथ एंजॉय करते टाइम मैं अपनी दवाई के बारे में बिल्कुल ही भूल गई थी। सारे कामों से फ्री होकर मैं चाची के कमरे में आई। उनके हाथ में छोटी सी प्लास्टिक की बोतल थी। मेरी तरफ देखते हुए चाची कहने लगी, यही वो दवाई है जो मुझे उस डॉक्टर ने दी है। मैंने चाची से कहा, चाची इस दवाई से आखिर क्या होगा? ये तो इतनी छोटी सी बोतल है और इतनी कम दवाई है। चाची कहने लगी, इसी दवाई से तो असल इलाज होगा, ये बहुत ही तेज दवाई है। ये कहकर चाची ने वो बोतल मुझे दिखाई। उसमें एक अजीब तरह के पानी के जैसी दवाई थी और चाची ने मुझे बताया कि इस दवाई की लगभग 10 बूंदें तुम्हें अपने पेट पर डालकर इसकी मालिश करनी है और रात भर इसको अपने पेट पर लगाकर रखना है और सो जाना है। सुबह होगी और जब तुम उठोगी तो तुम्हारा वजन कम होने लगेगा, तुम्हारे शरीर में बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। चाची की बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी। चाची ने मुझे बताया कि ये बहुत महंगी दवाई है। मैंने इस दवाई को स्पेशली तुम्हारे लिए 50,000 रुपए में खरीदा है, तो इस दवाई को बहुत ही सावधानी से इस्तेमाल करना और इसकी 10 बूंदें ही अपने पेट पर डालती रहना, इससे तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। मैं चाची की बात सुनकर उनकी बहुत एहसानमंद हो रही थी। फिर अचानक से चाची को कुछ याद आया और वो कहने लगी, बात सुनो, तुम अपने कमरे में जाकर इस दवाई को अपने पेट पर डालते ही मालिश करना शुरू कर दो और उसके बाद तुम अपने कमरे के बाहर मत निकलना, अपने ही कमरे में रहना, कहीं इधर उधर मत जाना। इस दवाई से बहुत नींद आती है, तुम बस इसको लगाने के बाद आराम से सो जाना। मैंने चाची से कहा, जी चाची, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप फिक्र मत करो, मैं अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करूंगी। चाची ने कहा, चलो अच्छी बात है, अब मैं चलती हूँ, रात बहुत हो गई है, अब तुम भी अपनी दवाई लगाकर सो जाना। इसके बाद चाची वहां से चली गई और मैं उस प्लास्टिक की बोतल को ध्यान से देखने लगी, जो कि बहुत छोटी सी थी। इसमें तो ऐसा लग रहा था जैसे दवाई नहीं बल्कि पानी हो और उस दवाई के अंदर से बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही थी। ऐसी स्मेल आ रही थी जैसे कड़वी कड़वी जहरीली स्मेल हो। जैसे ही मैंने इसे खोला तो बड़ी ही अजीब सी कड़वी स्मेल थी। फिलहाल मैंने अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर दिया और इस दवाई की 10 बूंदें अपने पेट पर लगाकर मालिश करने के बाद मैं सो गई। मुझे उस रात बहुत ही गहरी नींद आई थी। सारी रात मैं इस तरह से सोती रही जैसे कोई बेहोश होता है। सुबह जब मेरी आंख खुली तो लगभग 12 बज रहे थे। मेरी माँ ने जोर जोर से दरवाजा बजाया। दरवाजा बजने की आवाज सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। जैसे ही मेरी नजर घड़ी पर पड़ी तो मैं हैरान रह गई थी कि दोपहर के 12 बज रहे थे, और बल्कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। ऐसा पहली बार हुआ था, क्योंकि मैं तो सुबह के 8 बजे तक ही उठ जाया करती थी, और आज पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं दोपहर के 12 बजे तक सोई हुई थी। मैं हमेशा अपनी लाइफ में सुबह 8 बजे या 9 बजे तक सोकर उठा करती थी। फिर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो माँ की नजर मुझ पर पड़ी, तो माँ मुझे बड़ी परेशानी भरी नजरों से देख रही थी और कहने लगी, बेटी आज तुम्हें क्या हुआ है? तुम तो बड़े सवेरे उठ जाया करती हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, जो इतनी देर तक तुम सो रही हो?
माँ के भी ऐसा कहने पे मैं सच में खुद को हैरत से देखने लगी थी। मेरी बॉडी से भी बहुत बदबू आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था मैं बहुत ही बदबूदार कमरे में सोई हुई थी, क्योंकि मेरे कपड़ों से और मेरे बिस्तर की तरफ से भी बहुत अजीब सी स्मेल आ रही थी और कमरे में इतनी बदबू आ रही थी कि नाक ही नहीं दी जा रही थी। और ये बात तो अच्छी थी कि मेरी माँ ने उस बदबू को महसूस नहीं किया था। नाश्ता करने जाने से पहले मैं अपने कमरे में जाकर पहले फ्रेश होने चली गई। जब मैं नहा धोकर तैयार होकर बाहर निकली तो मैं खुद को बहुत ही अच्छा और फ्रेश फ्रेश फील कर रही थी। और ये सोच सोच कर मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था कि आज से पहले कभी भी इतना ज्यादा सोने से मेरे कपड़े इतने ज्यादा बदबूदार नहीं हुए थे। लेकिन आज तो मेरे साथ एक ही बहुत ही अजीब सा हादसा हो गया था और इसके बारे में मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। कुछ ही देर बाद जब मैं नाश्ता करने के लिए नाश्ते की टेबल पर पहुंची तो वहां पे चाची भी मौजूद थी और मेरे साथ वो आकर बैठ गई। मुझे देखकर चाची बहुत खुश हो रही थी। वो कहने लगी कि रात को तुम्हें कैसी नींद आई थी। मैं उनको ये भी नहीं बता सकती थी कि मुझे तो बहुत ज्यादा नींद आई थी और एक बड़ी ही अजीब सी नशे वाली नींद आई थी, क्योंकि माँ भी हमारे साथ बैठी हुई थी और हो सकता था कि कहीं माँ मुझे इस बात पर भी डांट दे कि तुम चाची के साथ अकेले क्लिनिक क्यों गई थी। इसी वजह से मैं खामोश रही और चाची ने खुद ही मुझे अपने कमरे में आने का इशारा किया और जैसे ही मैं उनके कमरे में गई तो चाची बहुत खुश थी और मुझसे कहने लगी, देखो पूर्वी, वेट एकदम से कम नहीं होता। तुम्हें अपना वेट कम करने के लिए लगभग 1 या 2 महीने तक मेहनत करनी पड़ेगी और इस दवाई का लगातार ही इस्तेमाल करना होगा। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारे एक जगह और टेस्ट करवाना चाहती हूँ। ये टेस्ट होने के बाद ज्यादा सही से पता चल जाएगा कि तुम्हें कौन सी दवाई देनी चाहिए। तुम तो जानती हो कि तुम्हारा मोटापा कितना खतरनाक है और कितनी हद तक बढ़ चुका है। अब तुमसे कोई शादी करेगा तो वो तुम्हें अपनी माँ के बराबर समझेगा, क्योंकि तुम्हारा वजन बहुत ज्यादा हो गया है और तुम औरतों जैसी दिखने लगी हो। चाची की बात सुनकर मैं डर गई थी। मैंने कहा, चाची, आप मेरे जो भी टेस्ट करवाना चाहती हैं मैं वो करवाने के लिए तैयार हूँ और आपके साथ चली जाऊंगी। भगवान के लिए आप मेरे मोटापे का कुछ तो करो। चाची ने BA MA पास किया हुआ था, इसीलिए मुझे चाची पे बहुत ज्यादा भरोसा था, क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी। चाची ने कहा कि आज शाम को डॉक्टर के पास चलेंगे, तुम तैयार रहना। मैं शाम होते ही तैयार हो गई थी और हम दोनों घर से निकल गए थे। चाची ने ऑटो वाले को बुलवाया और मुझे लेकर वो क्लिनिक चली गई थी और मैं रिलैक्स हो गई थी, क्योंकि हम एक बार पहले भी यहाँ पर आ चुके थे। चाची कहने लगी, तुम इसी तरह चेयर पर बैठ जाओ, मैं थोड़ी देर के बाद डॉक्टर को लेकर आती हूँ। चाची के कहने पर मैं चेयर पर बैठ गई थी। कुछ देर के बाद डॉक्टर भी आ गई थी। फिर उनके आते ही मुझे उन्होंने कहा, तुम थोड़ी पतली नजर आने लगी हो। ये बात कहकर वो बुरी तरह से हंसने लगी थी, जबकि मैं भी हैरान थी कि ऐसा तो किसी ने आज तक अचानक से नहीं कहा था कि मैं पतली लग रही हूँ। कई लोग मुझे बेवकूफ समझ रहे थे। मैंने देखा कि उस औरत के हाथ में कपड़े थे जो बिल्कुल नए लग रहे थे। उस औरत ने वो कपड़े चाची को दे दिए। चाची ने उस औरत से कपड़े लेकर मुझे दे दिए और कहने लगी, जाओ, जाकर बाथरूम में कपड़े चेंज करके आ जाओ। इन्हीं कपड़ों में तुम्हारा चेकअप किया जाएगा। मैंने कपड़े देखे तो वो किसी दुल्हन के कपड़े लग रहे थे। लग ही नहीं रहा था कि वो इन कपड़ों में मेरा चेकअप किया करेंगी। शायद इन लोगों का कोई नया स्टाइल था, क्योंकि ये कपड़े अस्पताल के तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। मैंने अस्पताल के कपड़े देखे हुए थे, वैसे नहीं होते हैं जैसे कपड़े मुझे इन्होंने चेंज करने के लिए दिए थे। वे तो पहनने में आरामदायक होते हैं, जिससे पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो, जबकि ये कपड़े तो बहुत ज्यादा चमक धमक के थे। मैं हैरत भरी नजरों से चाची को और उस डॉक्टर को देखने लगी और वो मुझसे कहने लगी कि जाओ, जल्दी जल्दी जाओ और इसे पहन कर आओ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे पास और भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं। ये सुनकर मैं बाथरूम में चली गई। वहां जाकर मैंने अपने कपड़े पहने और कपड़े लटकाए और चमकीले कपड़े चेंज करने के बाद मैं बाहर आ गई। वो कपड़े मेरे बिल्कुल फिट आ रहे थे।
वरना ज्यादातर कपड़े तो मेरे टाइट ही आया करते थे। वो औरत मुझे अपने साथ लेकर एक कमरे में चली गई और मुझसे कहने लगी कि तुम यहीं थोड़ी देर बैठी रहो और मेरा इंतजार करो। और हाँ, तुम्हें यहाँ सामने बैठकर इसी शीशे की तरफ देखना है, बिल्कुल भी हिलना डुलना नहीं है। मैं उस औरत के कहने पे ध्यान देने लगी। मेरे सामने एक शीशा लगा हुआ था, मैं जिसमें खुद को लगातार देख रही थी। शीशे के सामने बैठे हुए मुझे लगभग 1 घंटा गुजर गया था। फिर जब वो औरत कमरे में आई तो उसने मुझसे कहा कि तुम उठकर खड़ी हो जाओ और हाँ, तुम्हें बिल्कुल भी हिलना नहीं है, वरना तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। और मैं तुम्हारे चेकअप के लिए बहुत बड़ी मशीन कमरे में रख चुकी हूँ, उस मशीन से तुम्हारा चेकअप किया जाएगा। फिर उसने मुझसे कुछ और बातें की और कहने लगी, अब तुम लोग घर चली जाओ, मुझे 1 हफ्ते के बाद आकर मिलना। जो दवाइयाँ मैंने तुम्हें दी थी वो तुम पर जल्द ही असर करने लगेंगी, इसके बाद तुम ठीक होने लगोगी। वैसे भी तुम्हारा वेट तो 5 किलो तक कम हो गया है, मैंने तुम्हारा वेट कर लिया है। वो औरत ऐसा कहने लगी तो मैं बहुत हैरान हुई। वेट तो मेरा किसी ने भी नहीं किया है और मैं चुपचाप खामोशी से अपने घर पे आ गई थी। चाची इस बार भी बहुत परेशान लग रही थी। मुझे हैरानी थी कि पहले की तरह आज भी वो खुशहाल नहीं लग रही थी। चाची को देखकर मुझे भी फिक्र हो रही थी कि ना जाने ऐसी क्या बात है जो चाची इतना परेशान है। जैसे ही हम लोग घर पहुंचे, चाची मुझे लेकर अपने कमरे में आ गई थी और कहने लगी, उस औरत ने तुम्हें और क्या कहा था? वो मेरी बहुत फिक्र करते हुए मुझसे पूछने लगी। मैंने कहा, चाची, उन्होंने तो मुझसे कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ मेरा चेकअप किया और कुछ नहीं कहा। लेकिन चाची, ऐसे दुल्हन वाले कपड़ों में कौन चेकअप करता है? मैंने बड़ी परेशानी से पूछा। चाची कहने लगी, तुम इस बात की फिक्र मत करो, तुम्हारा रिश्ता जल्दी हो जाएगा और तुम सच में पतली और फिट हो जाओगी और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगोगी। अब चाची की बातों ने मुझे बहुत खुश कर दिया था और उन्होंने खुशी खुशी मुझसे बातें की थी। चाची ने ऐसा कहा तो मैं खामोश हो गई थी कि शायद चाची ऐसा कह रही है तो फिर मैं पतली ही लग रही होंगी। फिलहाल चाची ने मुझे बताया कि अब तुम्हारे पतले होने की वजह से मैं तुम्हारा रिश्ता भी लेकर आऊंगी और फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए अच्छे परिवार से रिश्ता लेकर आऊंगी और तुम्हारी शादी भी खूब धूमधाम से होगी। चाची ने ये कहा तो मैं खुश हो गई थी, लेकिन घर में किसी ने मेरे वेट के बारे में कोई भी बात नहीं की थी। 3-4 दिन के बाद फिर से चाची ने मुझसे कहा कि फैमिली वालों में से पहले तुम्हें लड़का देखना चाहता है, लड़का पसंद हुआ तो बताना। वो लोग 2 दिन के बाद मेहमान बनकर हमारे घर आने वाले हैं। लगभग एक पूरी फैमिली हमारे घर आ गई। चाची ने लड़के वालों को यही बताया था कि उनकी भतीजी का रिश्ता अभी तक नहीं हुआ है। 2 दिन के बाद वो लोग हमारे घर पर रिश्ता लेकर भी आ गए थे, मगर वो सब लोग ऐसे मुझे पहले से ही जानते हैं। जब मैं उन लोगों के सामने गई तो लड़के की माँ ने कहा कि अरे, ये लड़की तो वही है, देखो इसका मोटापा, कितनी मोटी है ये। नहीं नहीं, ये तो बहुत ही मोटी है। पहले से ही हमारे परिवार में ऐसी लड़कियों का काफी मजाक बनता है। हमें ऐसी लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाना है, हम ऐसा नहीं कर सकते, चलो यहाँ से। और ये कहकर वो लोग हमारे घर से चले गए थे। इन लोगों ने तो मेरे मुंह पे ही रिश्ते से इनकार कर दिया था और कहा कि ऐसी लड़की से वो अपने बेटे की शादी नहीं करवाएंगे। मेरा दिल बहुत टूट गया था, मगर मैं खामोश रही थी। वैसे भी चाची ने कहा था कि अगर ये रिश्ता इन लोगों के साथ नहीं हुआ तो फिर मैं अपने मायके की तरफ से तुम्हारा रिश्ता लेकर आऊंगी और खुद तुम्हारी शादी करवाऊंगी। तुम इस बात की फिक्र मत करो। उनके जाने के बाद चाची मुझे तसल्ली देने लगी और कहने लगी, ये आखिरी लोग हैं जिन पर मैंने भरोसा किया, तुम फिक्र मत करो। मैंने अपने मायके की तरफ से सारी बात कर ली है। मेरे भाई का बेटा है, अगर वो तुमसे शादी करेगा तो तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी और तुम फिक्र मत करो, वो लड़का भी तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाया करेगा। शादी के बाद भी तुम ठीक हो जाओगी। मैंने भगवान जी को थैंक यू बोला और कुछ ही दिनों में चाची के रिश्तेदार मेरे घर का रिश्ता लेकर आ गए थे। उन्होंने मुझे देखा तक नहीं और शादी की डेट भी फिक्स कर दी थी। मैं बहुत खुश हो गई थी। आखिरकार चाची ने मेरा बहुत साथ दिया था और मेरा रिश्ता भी लग गया था।
लेकिन चाची ने मुझसे सख्ती से मना कर रखा था कि आज के बाद मैं अब वो दवाई इस्तेमाल ना करूं, क्योंकि इस दवाई से मुझे बहुत नींद आती है और मेरे दिमाग पर बेहोशी भी सवार रहती है। मैंने चाची की बात समझ ली थी, तो इसीलिए मैंने उस दवाई का इस्तेमाल करना छोड़ दिया था। मेरे लिए जिंदगी अब बहुत आसान सी हो गई थी और इसी तरह से मेरी शादी भी हो गई थी। मेरा पति मुझे देखते ही फिदा हो गया था और कहने लगा कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने तो सिर्फ अपने माता पिता के कहने पर ही तुमसे शादी की। मुझे बताया गया था कि तुम्हारा वजन बहुत ज्यादा है। अगर मैं ये सोचता कि तुम्हारा वजन इतना ज्यादा है और तुम देखने में मोटी और बदसूरत लगती होगी, ये सब सोचकर मैं तुमसे शादी नहीं करता, तो ये मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी साबित होती। मगर तुम्हारी असल खूबसूरती तो मैंने आज देखी है। मैंने अपने पति से पूछा कि तुमने अपने माता पिता के कहने पे शादी क्यों की? क्या तुम शादी नहीं करना चाहते थे या फिर तुम अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं थे? तो उसने कहा कि मैं तुम्हें ये बात नहीं बता सकता, क्योंकि तुम्हारी चाची मेरी बुआ लगती है और उन्होंने मुझे कसम दी है कि अगर मैं तुमको ये बात बता दूंगा तो मेरी बुआ मुझसे नाराज हो जाएगी। मैंने बड़ी ही मुश्किल से अपने पति से वो बात उगलवानी चाही। वो मुझे अपनी बुआ के बारे में कोई भी बात बताने के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन फिलहाल जब मैंने उससे बहुत ज्यादा जिद की तो वो मुझे हर बात बताने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन उसके बाद जो उसने मुझे बताया, वो बात सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई थी। वो कहने लगा कि मेरी बुआ तुम्हारे मोटापे का इलाज नहीं करवा रही थी, बल्कि वो तुम्हें इस्तेमाल करके तुमसे पैसे कमाना चाहती थी। वो तुम्हारे ब्रांडेड कपड़े तुमको पहनाकर, जिनको अपने कपड़े पहनाने के लिए मोटी औरतों की जरूरत होती है, उनके पास ले जाती थी। इस वजह से वो तुम्हें एक कंपनी के पास लेकर जाती थी, मगर उन्होंने कहा कि तुम इस तरह से फोटोज नहीं खिंचवा सकती, इसीलिए उनको कोई बहाना बनाना पड़ेगा। और इसी तरह से वो तुम्हारे साथ ये सब कुछ कर रही थी और तुम्हें बड़े आसानी से बेवकूफ भी बना रही थी और तुम्हारी काफी सारी फोटोज मैगजीन में भी छप गई थी। लेकिन इस बात पर और भी ज्यादा तुम्हारी चाची परेशान हो गई थी, क्योंकि मैगजीन में फोटो छपने की वजह से तुम अब काफी फेमस हो गई थी और ये बात अभी तक तुम्हारे परिवार में से किसी को भी पता नहीं चली थी। और अगर पता चल जाती तो तुम्हारी फैमिली वाले मेरी चाची को घर से निकाल देते और चाचा भी उनके साथ बहुत बुरा सुलूक करते। बस इसीलिए उन्होंने तुम्हारी शादी करने का फैसला मेरे साथ कर लिया और इधर मेरे माता पिता को भी तुमसे शादी करवाने के लिए तैयार कर लिया था। मेरा पति मुझे बात बताने के बाद खामोश हो गया था, लेकिन ये बात सुनकर मैं होश में नहीं रही थी। मुझे तो अभी तक अपने कानों पर भी यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा इतना साथ देने वाली चाची मेरे साथ ऐसा भी कर सकती थी। और मेरे दिमाग में तूफान की तरह पहले वाली बातें दौड़ने लगी थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि चाची अपने पैसों के मतलब के लिए मेरा इस्तेमाल करेगी, क्योंकि वो भी एक अमीर परिवार से ही थी। मेरी चाची की उम्र लगभग 45 साल की होगी और अभी तक उसके पास कोई औलाद भी नहीं थी। उन्हें भगवान से इस बात का भी डर नहीं था कि अगर उनकी होने वाली औलाद मेरी तरह मोटी हो गई तो फिर वो क्या करेंगी। फिलहाल मैंने सब कुछ अपने भगवान पर छोड़ दिया था। मेरा चाचा मेरे पिता से काफी छोटे थे, इसीलिए मेरे चाचा की शादी भी काफी सालों बाद हुई थी। इतनी ही उम्र में होने के बावजूद भी चाची पतली और एकदम फिट थी। मैं बहुत ज्यादा मोटी थी और अपने मोटापे से बहुत परेशान थी। बस वो इसी बात का फायदा उठा रही थी और उन्होंने अपने फायदे के लिए ही मुझे इस्तेमाल किया था। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि चाची ने जो भी मेरे साथ किया था उसकी गलती को सुधार लिया था। उन्होंने अपने भतीजे के साथ मेरी शादी कर दी थी ताकि सारी दुनिया में मेरी बेइज्जती ना हो सके। मैं चाची से कुछ कह भी नहीं सकती थी। मेरे पति ने मुझसे वादा किया था कि चाची से मैं कुछ भी ना कहूँ, क्योंकि वो मेरे सामने बहुत शर्मिंदा होती थी और अगर मेरी फैमिली में सब लोगों को ये बात पता चल जाती तो सब लोग चाची की खूब बेइज्जती करते और चाचा चाची को डाइवोर्स भी दे सकते थे। इसीलिए मैंने आज तक इस बात को अपनी फैमिली को बताना ही नहीं चाहा। चाची ने मेरे साथ क्या किया, मेरी शादी हो गई है और मैं बहुत खुश हूँ अपने पति के साथ। बस मेरे लिए यही बहुत है और इसीलिए मुझे अब किसी से कोई शिकायत भी नहीं है।
मैं अपनी चाची से बदला लेना नहीं चाहती, क्योंकि शायद मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा था। और जब मेरी शादी उन्होंने अपने भतीजे के साथ कर दी, तो मुझे ये एहसास हुआ कि शायद मुझे चाची के भतीजे से ज्यादा अच्छा और समझदार पति कहीं नहीं मिल सकता था। मैं अपने पति के साथ अब बहुत खुश हूँ और बड़ी खुशी खुशी जिंदगी गुजार रही हूँ। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।